गुड। फोकस लॉक का मतलब होता है कि अब ये ब्लर नहीं होगा, इसके एपर्चर फिक्स हो गए। हाँ भाई, आइए शुरुआत करते हैं। एक होमवर्क में गृह कार्य में मैंने आपको सवाल दिया था कि L लेंथ की रस्सी है, M मास है इसमें, और मैंने कहा था नीचे से अगर आपने एक पल्स ऐसे जनरेट कर दी, भाई साहब ये ऑब्जेक्टिव सवालों में से आता है, ये सुन लीजिएगा, इट इज नॉट ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ही है, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने कहा था ये पल्स, क्या पूछा था सवाल, कितने टाइम में ऊपर पहुंच जाएगी, है ना, कितने टाइम में ऊपर पहुंच जाएगी, मतलब ये पल्स कितने टाइम में ऊपर पहुंच जाएगी। मैंने आपको यहाँ पे हिंट किया था कि ये पल्स कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नहीं जाएगी। मान लीजिए v से अपना मोशन ये शुरू करती है या 0 से अपना मोशन शुरू करती है, बट ये एक्सेलरेट होते हुए ऊपर चली जाएगी। एक्चुअली यहाँ पे आपको इसका इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, बिकॉज आप यहाँ से इसको ऐसे, मैंने बोला था ऐसे पुट है, ऐसे छोड़ दिया तो रस्सी नीचे हिलाई, पुट है, एक पल्स ऐसे बन गई ना रस्सी में, अब ये पल्स ऊपर जाएगी, तो ये पल्स एक्सेलरेट होते हुए ऊपर जाएगी। पहले तो ये समझो कि इस पल्स में एक्सेलरेशन भाई आता कहां से है। आपको एक फॉर्मूला समझाया था मैंने, अगर आपको याद हो, हमने फॉर्मूला लिखा था कि भाई जो v होता है दिस इज अंडर रूट ऑफ p बाय म्यू। तो ओवरऑल देखो म्यू तो फिक्स हो गया, म्यू क्या है, रस्सी की लीनियर मास डेंसिटी है। लीनियर मास अच्छे समझ में आता है, मास पर यूनिट लेंथ। जैसे अगर म्यू की वैल्यू ले लो, यहां साइड में लिखता हूं, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल, ये सब आ रहा है ना खबर, ठीक, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, ये होता है लीनियर मास डेंसिटी। इसकी जो बेटा यूनिट होता है वो होता है केजी पर मीटर, समझ गए बात। तो लीनियर मास डेंसिटी हो गया m/l केजी पर मीटर, यहां तक समझ गए, अच्छी बात। अब सुनो, तो ये तो फिक्स हो गई क्वांटिटी, भाई रस्सी है, लीनियर मास डेंसिटी तो फिक्स हो गई क्योंकि मास ऑफ रस्सी भी कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ रस्सी भी कांस्टेंट है। अब जरा आगे समझो, टेंशन T की बात कर लो। अच्छा एक बात बताओ, देखो मैं कुछ पॉइंट मार्क आउट करता हूं इधर पे, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है भाई, ठीक है। अभी इसके नीचे टेंशन क्यों लगता है, एक बार बहुत पहले मैंने आपको समझाया था, टेंशन ऊपर वाले हिस्से की वजह से नहीं लगेगा, टेंशन नीचे वाले हिस्से की वजह से लगेगा। बताऊं क्यों? तुम ऐसा है, तुम एक रस्सी पे लटक जाओ, ठीक है, और तुमको पकड़ के, वो जो तुम्हारी छोटी बहन आती ना, वो लटक गई तुम्हारा पैर पकड़ के। अब बताओ टेंशन उसकी वजह से लगेगा कि रस्सी की वजह से लगेगा, जो तुमको पकड़ के लटका हो, यानी जो नीचे मास है उसका जो mg होगा वो ऊपर वाले मास को ऐसे ऐसे पुल कर रहा होगा, कि नहीं कर रहा होगा, और उसी की वजह से टेंशन लगेगा, राइट। तो इस वाले पॉइंट के नीचे कुछ है क्या? नहीं। तो क्या इस वाले पॉइंट पे टेंशन आता होगा? नहीं, ये बिल्कुल एकदम मस्त फ्री होगा। कहेगा सर मुझे नीचे खींचने वाला तो कोई है ही नहीं, तो सर यहाँ पे टेंशन 0, यहाँ टेंशन 0, तो T 0, तो V की वैल्यू क्या हो गई? 0। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये 0 इनिशियल वेलोसिटी से चलेगा। अब समझ में आया? इसके बाद ही जब ऊपर जाएगा, अच्छा बताओ जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या लगता है, टेंशन बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट रहेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? सुनो, कुछ पॉइंट मार्क करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, और बिल्कुल आखिरी मान लो पॉइंट 5 है, बीच में 4 कहाँ गया? गलत, ठीक। तो ये 0, कोई टेंशन नहीं आया। ये 1 वाला आ गया, किसने कहा अरे यार इतना वाला हिस्सा मेरे को नीचे पुल कर रहे हैं, इससे ज्यादा दर्द 2 वाले की जिंदगी में होगा। वो कहेगा सर और बड़ा हिस्सा मुझे नीचे खींच रहा है, और ज्यादा परेशान होगा अपनी जिंदगी से 3 वाला, है ना। 4 वाला तो चला ही गया बेचारा परेशान होके, बचा 5 वाला। सबसे ज्यादा दुखी आत्मा ये होगा, क्यों होगा? अरे यार कहेगा पता है सर पूरी रस्सी अपने वजन के बराबर mg लगा के मुझे नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी से हार नहीं मानूंगा, पूरा mg का टेंशन फेस कर लूंगा। क्या बात समझ में आई? यानी जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, रस्सी में टेंशन फोर्स बढ़ रहा है ना दीदी? हाँ। अब सुनो, इन सब को देख के 4 वाला भी जीवन के संघर्ष में वापस आ गया। क्या बात समझ में आई? जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं टेंशन बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। तभी मैंने कहा था ये इंक्रीजिंग, देखो बोली गई बातों को रिकॉल किया करो। तभी मैंने आपसे कहा था कि ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी से ऊपर जाए, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं, हाँ, लेकिन एक्सेलरेटेड है। क्या इतनी बात समझ गए? बात कैसे? अब कैसे निकालना है? तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से कोई एक एक्स लेंथ ऊपर जाते हैं,
यहाँ से x लेंथ ऊपर जाते हैं और वहां पे एक पॉइंट बनाते हैं, उस पॉइंट पे टेंशन निकालते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहां से x लेंथ ऊपर आके ये वाला पॉइंट निकाल लेता हूं और इस पॉइंट का नाम मैं बोल देता हूं P इधर नहीं लिखूंगा, साइड में लिखूंगा, ये इस पॉइंट का नाम हो गया P। तो P पे जो टेंशन होगा Tx, P पे जो टेंशन होगा, अच्छा बताओ टेंशन ऊपर साइड लगेगा नीचे साइड? पता होना चाहिए ना। टेंशन ऊपर के डायरेक्शन में होगा नीचे के डायरेक्शन में? ऊपर ना। तुम लोग ऊपर पता है क्यों बोल रहे हो? क्योंकि धोखे से मैं ऊपर की तरफ अभी एरो बनाने लगा था, समझे? अकल तो लगानी नहीं है। अच्छा हमसे पूछ रहे हो, अभी खुद ही एरो बना रहे थे ऊपर की तरफ, है ना? अबे धोखे से बन गया था, नीचे लगेगा टेंशन। कहाँ याद दिलाई थी बात आपको बताऊं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मैंने कहा था रस्सी में जो टेंशन आता है उससे आप हमेशा खींच सकते हो दूसरी बॉडी को, धकेल नहीं सकते। नहीं समझे मेरी बात? अभी पूरी तरह नहीं समझे। एक स्टोन ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, उसमें एक धागा बांध लो, रस्सी बांध लो। अब आप रस्सी की हेल्प से उस पत्थर को केवल खींच सकते हो, धकेल नहीं सकते हो। मेरी बात समझ गया ना? बट रस्सी की जगह अगर रॉड है, पत्थर में रॉड चिपका दो, अब तो उसको खींच भी सकते हो, धकेल भी सकते हो। तो रॉड का जो टेंशन है वो पुलिंग और पुशिंग दोनों का काम करेगा, लेकिन जो रस्सी वाला टेंशन है वो केवल खींचने का काम करता है, पुल करने का। तो जो नीचे वाला पोर्शन है ना भाई, इसको पॉइंट 3 पे या 3 के नीचे P है मान लो, तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो इस P पॉइंट को नीचे की तरफ क्या कर रहा होगा? पुल कर रहा होगा। बात आई समझ में? आप सुनते जाना, बड़ी मजे की बात है भाई, उससे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा, मैं तो जस्ट एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था। अभी बात को समझो, चलो पूरी बात बताओ, आगे दिमाग में बात हो। 3 वाले पॉइंट को नीचे वाला इससे नीचे खींच रहा होगा, लेकिन 3 वाला पॉइंट एक्चुअली तो बैलेंस है ना। आपको याद है मैंने 2 स्पेशल फोर्सेस आपको बताए थे, एक टेंशन और एक नॉर्मल रिएक्शन। दोनों के बारे में एक बात बोली थी कि हमेशा पेयर में आते हैं, पेयर में, सिंगल नहीं आएगी। जैसे टेंशन है रस्सी में, मान लो ये रस्सी है, एक तरफ टेंशन आया इधर तो दूसरी तरफ इधर आएगा, हमेशा एक्शन रिएक्शन फॉर्म। नॉर्मल रिएक्शन है, हम जमीन पे खड़े हैं और हम पे नॉर्मल लगा रही, हम भी तो अर्थ पे नॉर्मल लगा रहे हैं, है ना भाई? 2 फोर्सेस हमेशा इस यूनिवर्स में ऐसे होते हैं, एक टेंशन और एक नॉर्मल रिएक्शन, जो हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं भाई? पेयर में। ठीक है, तो अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि P वाली बॉडी पर या P वाले पॉइंट पर नीचे वाला मास अपने mg की वजह से उसको पुल कर रहा है, तो इसी P पर एक रिएक्शन भी जनरेट हो रहा होगा जो ऊपर के डायरेक्शन में। समझ गए मेरी बात? लेकिन मेन कहां से लोग टेंशन नीचे, समझ गए? क्योंकि वो तो रिएक्शन आता है ना नीचे की वजह से। मेन कौन, प्राइमरी कौन हो गया? नीचे वाला। समझ गए बात को? क्लियर है? पक्की बात, कोई बुराई नहीं। अब हमारा काम है इस पॉइंट पे टेंशन निकालना। इस पॉइंट पे टेंशन आप तभी निकाल पाओगे जब इतनी लेंथ का मास पता होगा। अरे यूनिट लेंथ का मास पता है m/l, तो x लेंथ का मास कितना है? m/l into x। भाई साहब एकांक लंबाई का मास, एकांक लंबाई का द्रव्यमान m/l है, यूनिट लेंथ का मास m/l है, x लेंथ का मास कितना होगा? m/l into x मल्टीप्लाइड बाय g कर दूं, टेंशन आ गया। चलो रख देते हैं। तो मैं बात करूंगा एट पॉइंट P, इसको हटा दूं, अब मैं लिखूंगा एट पॉइंट P, Tx मैं लिखूंगा, ध्यान देना भाई, m/l into x into g। बोलो क्या समझ में आया? m/l क्या हुआ? म्यू हो गया। m/l क्या हो गया? m/l क्या हो गया? म्यू। ठीक है, m/l क्या हो गया? म्यू मल्टीप्लाइड बाय x, तो x लेंथ का मास मल्टीप्लाइड बाय g, तो इतने का टोटल mg। क्या बात चल की? गुड। तो अभी Tx क्या आ गया? m/l x into g। अभी तुम्हारे पास है फार्मूला ऑफ वेलोसिटी होता है अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। तो अच्छा m/l को क्या म्यू रख दूं? अरे यही रख दूं, कट जाएगा एक्चुअली। तो दिस इज म्यू x g डिवाइड बाय म्यू, म्यू से म्यू कट गया, तो v इज इक्वल टू क्या? रूट x आया। क्या ये चमका? पहले बताओ, पक्का? पता है यहाँ पे 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मैंने दूसरा तरीका पूछा ही नहीं आपसे।
दो तरह के सवाल ये पूछते हैं, एक तो पूछेगा कि कितनी देर में पल्स पहुंच जाएगी, ठीक। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि कितनी वेलोसिटी से पल्स इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी। भाई यहाँ 0 से चलना शुरू हुई, एक्सेलरेट होती हुई ऊपर जा रही है, तो जब ये यहाँ पहुंचेगी तो किस वेलोसिटी से टक्कर मारेगी, समझ गए बात को, वो भी आ जाएगा। अभी टाइम निकालना है तो इसको dx/dt कर देना, याद है ना। और अगर वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेगा भाई, अरे सीधा x पर रख देना, कुछ नहीं करना। अगर वेलोसिटी निकालना है तो कुछ नहीं करना, सीधा x को क्या रख दोगे, l, बात खत्म। तो अगर कोई पूछ ले, देखो ऑब्जेक्टिव कैसा बना के दे दे कोई भरोसा नहीं होता, हमें सजग रहना पड़ता है, समझ गए मेरी बात, सजग समझते हैं आप, अलर्ट। अगर ये पूछ ले कि किस स्पीड से 0.5 से ये पल्स टकराएगी, तुम्हारे पास ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, ये एज अ फंक्शन ऑफ x आया। अभी जब ये ऊपर पूरा चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 0 यहां माना था, अरे यार तभी तो यहां से x काउंट किया है, तो नीचे क्या है हमारा x इज इक्वल टू 0, ऊपर क्या है x इज इक्वल टू l होगा, बोलो भाई। तो नीचे 0 ऊपर l है तो यहाँ l रख दो, तो अंडर रूट ऑफ l इंटू जी की स्पीड से पल्स यहाँ टकराएगी। क्या बात समझ में है? अब कैसे, चलो अभी टाइम निकालना है जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड था इसमें, तो मैंने क्या बोला, इसको dx/dt रख दो, ठीक है भाई। तो इसको क्या किया, dx/dt अंडर रूट ऑफ xg, तो dx/√x इज इक्वल टू अंडर रूट जी टाइम्स dt, बोलो चमका। अभी 1/√x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन का जिनको नहीं मालूम जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लो पहले साइड में। भैया ये जरा बताना बोर्ड कितना कवर है, जाने के यहाँ तक है और भी है, अरे वाह, यहाँ तक कितने, हाँ भाई। इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है x की पावर n dx a से b, a से b मतलब दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, राइट। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, यहां लगाओ लोअर लिमिट, यहां लगाओ अपर लिमिट। पहले बताओ इतना समझा, ठीक। अभी क्या करोगे, जो x है उसको अपर लिमिट से रिप्लेस करो, तो b की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, माइनस का साइन लगाइए, फिर x को a से रिप्लेस कर दो, a की पावर n+1 अपॉन n+1, ये कहानी होती है। जैसे डिफरेंशिएशन होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x की पावर n-1, n इंटू x की पावर n-1, वैसे इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब एक बार x को अपर लिमिट से रिप्लेस कर दो तो आ जाएगा b की पावर n+1 अपॉन n+1, माइनस का साइन फॉर्मूले का पार्ट होता है। आफ्टर दैट x को a से रिप्लेस कर दो तो a की पावर n+1 अपॉन n+1, काम खत्म। अब देखो इसकी बारी है, इसको कैसे करोगे, तो इसको करो तुम इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर, पहले इसको ऐसे लगा देते हैं, x की पावर -1/2 dx इज इक्वल टू रूट जी इंटू dt, ये समझ गए। अरे यार ये पावर 1/2 है, ये पावर 1/2 ऊपर लाओगे क्या हो जाएगा -1/2, यहाँ पे निपट गया ये। अभी क्या करना है, इसको दोनों तरफ g तो कांस्टेंट है, बाहर कर लेना, ये क्या आ जाएगा 0 से l, a की जगह क्या दिख रहा है 0, b की जगह क्या दिख रहा है l, और इधर क्या करना है तुमको 0 से t, यही t निकालना है भाई, है ना। बेहतर होगा इसको थोड़ा सम्मान दिया जाए, कैपिटल डी कर दो भाई, है ना। अभी n की वैल्यू कितनी नजर आ रही, -1/2, तो यहाँ रख देना -1/2 + 1 डिवाइड बाय -1/2 + 1। भाई साहब -1/2 + 1 करोगे तो 1/2 आएगा, आएगा नहीं आएगा, फिर -1/2 + 1 करोगे तो फिर क्या आएगा 1/2, ठीक है ना। देखो ये है -1/2 + 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, समझ गए ना मेरी बात। तो इसको क्या करोगे, सीधे लिख दो x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, बोलो चमक रहा है। तो x की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ g, अरे इसको तो क्या नहीं, अभी ऐसे नहीं, मजा नहीं आएगा, इसको t रखो और 0 टू कैपिटल T जैसे बताया वैसे ही चलूंगा, 0 टू l, बोलो क्लियर है।
अभी क्या करना है, x को सबसे पहले, अरे ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 घूम के ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी 2 रूट x लिख दूं पक्का। तो दिस इज 2 रूट x, ये क्या हुआ 0 से l, इधर आया g, ये कितना आ गया t माइनस 0। बोलो एक बार t को कैपिटल T से रिप्लेस किया तो ये आया, माइनस का साइन फॉर्मूले वाला, फिर t को 0 से रिप्लेस किया तो ये आ गया। बोलो क्लियर है, गुड। तो अभी 2, अभी x को l से रिप्लेस करो तो 2 रूट l माइनस 0, x को 0 से रिप्लेस करोगे तब बोलो इज इक्वल टू अंडर रूट g टाइम्स t, अरे यार t अलग कर ले, तो 2 अंडर रूट ऑफ l बाय, भाई साहब ये कोई सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड से मिलता जुलता नहीं है, कोइंसिडेंस मत बैठाइएगा किसी भी तरह से, ठीक। इसलिए मना कर रहा हूं, इसलिए मना कर रहा हूं, नहीं पाई वाला फैक्टर तो अलग है। जैसे क्या होता है ना, रस्सी का केस है, पल्स कितनी देर में ऊपर आई, सिंपल पेंडुलम में l बाई g आता है तो वहां से लोग कनेक्टिविटी करके याद कर लेते हैं, है ना भाई। ऐसे याद ना करना, वजह है क्योंकि यहाँ पे एक केस मैंने आपको दिया है कि इसकी जो मास डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, अगर वेरिएबल हो जाए तो वैसे देगा नहीं, ऑब्जेक्टिव की भी एक अपनी गरिमा होती है, समझ गए ना, ऑब्जेक्टिव की भी भाई एक गरिमा होती है कि हमें ऑब्जेक्टिव ही रहना है, हमें ऑब्जेक्टिव पे नाम पे कलंक नहीं बनना कि सवाल शुरू किया तो खत्म ही नहीं हो रहा, पता लगा ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं आते। तो याद रखना हो तो रख लो, बस ये याद रखना कि वहां पे म्यू कैसा है, कांस्टेंट है भाई, इतना खाली याद रखना बस, ठीक है, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। क्लियर है पक्के से। अच्छा मान लो कोई तुमसे कह दे, ध्यान से सुनना भाई, मान लो कोई तुमसे कह दे वेलोसिटी और x का रिलेशन जो भी आपको नजर आ रहा है इसको ग्राफिकली आप बनाएं, इसको ग्राफिकली आप बनाएं, तो क्या करोगे? अरे बहुत आसान है, तुम लोग सोचते रहे, निशान बताओ क्या करोगे? सर कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, है ना, आप सही हो जाओगे, क्या करोगे? अरे बोल, छोड़ना तो वही नहीं, जो पढ़ाओ करके आना। मान लो पूछ ले कि वेलोसिटी और इसका ग्राफ बताओ, चार्ट और ग्राफ बना के दे, पूछे कौन सा सही है, क्या करोगे? अभी ना बताओ। बहुत बड़े के टाइप एलिमेंट हो गुरु। खैर अब तक तो हम तुम्हें समझी गए। अबे इसको बताओ मुझे क्या क्या ग्राफ करेगा, नोट कर लियो, चलो निकल के भागेगा नहीं बोर्ड से, बता बे। ये वो भी नहीं है यार जिसके फोन से एक और रिकॉर्डिंग होती थी, नाम क्या उसका? ऋषभ। 2-3 लोग वो भी मिसिंग है, 4-5 तो मिसिंग है यार। भैया विशाल बताएगा ना, बताओ नहीं, वो तो वो भी तैयार हो गया। हाँ चल तू बता। हाँ परफेक्ट, अब तुम बताओ। गोला थाई। अबे इसको स्क्वायर करेगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू xg हो जाएगा, g नीचे भेज दे तो ये फंक्शन आएगा, देख राइट। पैराबोला नहीं दिखता, स्क्वायर फंक्शन है ना, पैराबोला तुम्हें दिखा लेकिन उल्टा दिखा, ये होगा ऐसे। बिकॉज हाँ सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सही है भाई, विशाल जी का सही था। हाँ नहीं ठीक है, ये आएगा ना, बिकॉज x तो पॉजिटिव रहेगा, v पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, ये आएगा। इसका सही है, तुम्हारा गलत हो गया, छोटा बना लेना भाई।
अब मेरे को बताओ क्या ये केस पूरा समझ में आया पक्के से? क्लियर है? एक हेडिंग डालो एनर्जी, एनर्जी इन वेव मोशन। एक हेडिंग डालो एनर्जी इन वेव मोशन। एनर्जी इन वेव मोशन। आपको याद है मैंने आपको एक कहानी समझाई थी पिछली क्लास में, वेव के शेप को लेकर, कुछ याद है? स्लोप प्रूफ डाला था, चलो वहीं से बताता हूँ। जैसे ऐसा भाई मान लो हमारे पास में एक साइनोसोडल वेव है। साइनोसोडल वेव समझते हो? साइन वाली, y इज इक्वल टू a sin, मान लो मैंने लिया kx माइनस ओमेगा t। अबे तुमको एक चीज बताऊं, एक बड़ा और तगड़ा मेथड होता है। कभी आपने ऐसे सवाल देखे, मेरे अचानक से आया मेरे दिमाग में, तो पहले बताऊंगा नहीं भूल जाऊंगा कि बताना था, ठीक है? पहले ये देखो, एनर्जी थोड़ी देर से डिस्कस कर रहा हूँ, बस याद आ गया मेरे को। मान लो ये कोई रस्सी है जिसमें वेव चल रही होगी, तो यार ये रस्सी कुछ ऐसी है, और बड़ा बनाएंगे, मान लो ऐसा कुछ है, यहां से मैं हिला रहा हूं और इधर से फर 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 पूरी रस्सी हिल रही है, ठीक है? कैसे ले? फर 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 फर, ठीक? हाँ, इसको कुछ पॉइंट में मार्क आउट कर रहा हूं, ठीक है? कुछ पॉइंट मार्क आउट कर रहा हूं, जैसे पॉइंट 1 2 मजा नहीं आएगा, 1 2 मजा नहीं आएगा, P Q R S T। स्वाति एबीसीडी आती है? स्वाति आती है? बोलो, छोटी वाली सुनाओ, सुनाओ। वही करेगा, छोटी एबीसीडी नहीं आती है, बड़ी वाली आती है, बड़ी सुनो। नहीं आती? तुम लोग पागल हो, बोला छोटी एबीसीडी सुनाओ, छोटा है, छोटा भी छोटा सी ऐसे बोलो, क्या दिक्कत है कि नहीं? सही ना? हाँ, मीडियम वाली आती है? अच्छा अब सुनो, इधर बन गई फिगर मेरी, अब सुनो ध्यान से। अभी ऐसे फर 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 चल रहा था भाई पूरा प्रोसेस, ठीक? तो वेव किधर जा रही थी? देखो मैंने उधर बताया, अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है वेव। ये पहचान लेते हो क्यों? क्योंकि एक हिस्सा हिलाया तो थोड़ी देर बाद पूरी रस्सी वाइब्रेट होने लगती है। इसका मतलब जो वेव है, वेव बेसिकली क्या है? ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। तो वो जब आगे ट्रांसमिट होगा तभी तो ये सारे पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। सही है भाई? तो मेरा आपसे प्रश्न ये है, दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि अगर वेव आगे जा रही, भाई साहब सवाल पूछते हैं, आप देखिएगा मिलेंगे सवाल। अगर वेव आगे ट्रेवल हो रही है तो इसी मोमेंट पे जो P वाला पार्टिकल है, या जो जितने पार्टिकल मैंने मार्क आउट करे हैं, इनका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? देखिए ये ट्रांसवर्स वेव है, ये तो तय है। ट्रांसफर वेव का मतलब कि अगर वेव x में जा रही है तो पार्टिकल y के अलोंग वाइब्रेट कर रहा होगा। ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जिसमें पार्टिकल्स का वाइब्रेशन वेव ट्रेवलिंग के परपेंडिकुलर होता है, ठीक? तो ये तय है कि जो P वाला पॉइंट होगा वैसे सर 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 ऐसे ऑसिलेट कर रहा हूं, बाकी सारे भी कुछ इसी तरह कर रहे होंगे। तो ये रस्सी में ऐसा फिगर मुझे मिला, मैंने एक फोटो खींच ली। अब मेरे को ये जानना है कि P वाला ऊपर जा रहा होगा कि नीचे, S वाला Q वाला ऊपर जा रहा होगा नीचे, S वाला ऊपर नीचे, R वाला ऊपर नीचे, T वाला ऊपर नीचे। समझ गया मेरी बात? तो सारे पार्टिकल्स का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है। नाउ द प्रश्न इज दिस, हाउ समझते हो? हाउ?
सोचो बेटा, अकल भिड़ाओ, सोचो अकल भिड़ाओ। देखो ये तय है ना, या तो ऊपर या तो नीचे, और तो कहीं नहीं सोचना भाई, पहले सुन लो। हाँ, कोई बोले तो विद रीजन बोलेगा, लॉजिक के साथ कि सर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, विद रीजन। क्यों? आकृति, पहले मेरे को बताओ, एक पॉइंट और मार्क आउट करूंगा। तुमसे पहला प्रश्न है, अच्छा ये टी के एम्पलीट्यूड पर है, टी के एम्पलीट्यूड पर है, दिख रहा है, बी के एम्पलीट्यूड पर है, दिख रहा है, इन दोनों की वेलोसिटी इधर होनी चाहिए। अरे टी ऊपर है, एम्पलीट्यूड पर है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अब भाई ऊपर नीचे किधर जाएगा? नीचे। ये वाला किधर जाएगा? ऊपर या नीचे? ऊपर, है ना। अबे एम्पलीट्यूड पे पार्टिकल रेस्ट पे होता है, कहीं नहीं जाएगा, है ना, जीरो होती है ना एम्पलीट्यूड पे, तो कहां जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा। तो ये रेस्ट पे, ये रेस्ट पे। जो सबसे कठिन वाले थे देखो मैंने बता दिया, आसान वाले तुम करो। समझ गए भाई? ये एम्पलीट्यूड पे है, और एम्पलीट्यूड पे अगर कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो एम्पलीट्यूड पे उसकी स्पीड क्या होती है? जीरो होती है ना। खत्म करो कहानी। तो ना ये ऊपर जाएगा ना नीचे, ये फिलहाल रेस्ट पर है। जो फोटो हमको भेजी गई उसके हिसाब से ये रेस्ट पे है और ये रेस्ट पे है। बाकी बताओ, देखो अंदाजा मत लगाना, अच्छा ये इससे थोड़ा पहले है, ये ऊपर ही आएगा, ये यहाँ भी कोई, अरे लो वी के बाद क्या है बता, डब्ल्यू आता पक्का बना दे, छोटा वाला बड़ा वाला। अच्छा ये बताओ सॉरी, छोटा डब्ल्यू बड़ा डब्ल्यू है? छोटा है, कैपिटल डब्ल्यू नहीं दिख रहा तुझे? फिर पूछ रहा हूँ, छोटा डब्ल्यू बड़ा डब्ल्यू है? बोलो बीच वाला। ऐसे मजा आती है। हाँ भाई चलो बताओ। अरे इतनी देर में सोचा कि नहीं सोचा? देखो हम बकवास करते रहते हैं, मेरी आदत जानते हो, मैं खाली रह ही नहीं सकता कभी। फिर जब मेरे शिकार मेरे सामने होता तो बात है। हाँ भाई, किसी ने कुछ सोचा? हम तो नाम भूल गए हैं। राहुल नाम तो सुना ही होगा। यस, इसी टाइमलाइन से याद किया था मैंने। शाहरुख खान कहता था डीडीएलजे में। हाँ भाई, नहीं कोई नहीं बोलेगा? अच्छा सुनो, मैं बोलेगा। एवा बताओ, पूरी वेव आगे जा रही है, फुल वेव, इसी को थोड़ा खिसका दो, इसी को थोड़ा खिसका दो, ऑटोमेटिकली तुम्हें सारे आंसर मिल जाए। किसको? कौन? ऑटोमेटिकली। अब सुनो बात, क्या ऐसा होगा? बोलो। यानी एक टी टाइम के बाद देख लो तो ये पैटर्न को ऐसे खिसक चुका होगा। हाँ भाई ठीक, सुनो। अच्छा इसको पीछे थोड़ा कर बनाओ, इसको पीछे थोड़ा बनाओ। क्यों किया पता है? क्यों किया? इसलिए किया, देखो ताकि ये ऐसा कुछ मेरे को मिल जाए आगे, है ना। ये समझ में? अरे वेव है यार, आगे बढ़नी कि नहीं बढ़नी? वेव वेलोसिटी लिखे हो कि नहीं लिखे हो? वेव वेलोसिटी लिखे हो ना, तो वेव आगे तो आ रही होगी। तो मान लो t इज इक्वल टू 0 पे काली वाली फिगर तुमको दे दी, तो आफ्टर dt टाइम, एक छोटा सा माइन्यूट टाइम इंटरवल के बाद बताओ वेव शिफ्ट हो गई होगी कि नहीं? v वेलोसिटी है ना। अब सुन, ध्यान से सुनना,
अभी कुछ लगा? अच्छा बताओ, पहले रस्सी का शेप ये था, dt टाइम के बाद रस्सी का शेप, अबे रस्सी नहीं आगे किसकी है भाई? दिमाग को बिल्कुल ऐसा फितूर मत लाना कि रस्सी किसकी, रस्सी कहीं नहीं जाने वाली, वेव आगे जा रही है। आई बात समझ में? और ऐसा कब बनेगा ये सुनो। रस्सी की नई फिगर ये है ना, ये पार्टिकल कहां गया होगा? ऊपर। ये भी कहां गया होगा? ऊपर। ये भाई साहब कहां गए? नीचे। ये नीचे, ये वहीं पड़े रहेंगे एम्पलीट्यूड पे, याद रखना कहीं नहीं जाने वाला। ये कहां गए हो? ऊपर गए हो। ये कहां गए हो? ये भी ऊपर गए हो। ये कहां गए हो? ऊपर। ना 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 ना, वो कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, एम्पलीट्यूड। ठीक। और ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज है, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज है हर पार्टिकल। इस मेथड का नाम मैंने पता है क्या रखा है? बिंदी मेथड। मेरा बनाया हुआ है। अब मैं इतना बेशरम थोड़ी ना अपने ही नाम रख दूं, जैसे न्यूटन थे, लाप्लास थे, समझ गए ना? विशाल मेथड थोड़े रखूं, थोड़ा भाई अपने भी गरिमा है। बिंदी मेथड मैंने नाम है, नहीं बेकार नहीं, अच्छा है। ये बड़ा सोच के रखा, तुम समझ नहीं रहे हो। ये क्या है? बिंदियां ही तो है ये, बिंदियां ही तो है ये। और इन्हीं बिंदियों के ही डायरेक्शंस तुमसे पूछे जाते हैं, पता है? देखिएगा, पहले खूब सवाल मिलते हैं, इस पे खूब मिलते हैं सवाल, पता होना चाहिए। पीक वाला जो पॉइंट है सर, है भाई? जो पीक वाला पॉइंट है, हाँ जी, कभी तो जीरो एम्पलीट्यूड देगा। मैंने कब कहा नहीं होगा, मैं इस स्नैप की बात कर रहा हूँ। और ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब इस दिए हुए चित्र में, काले वाले चित्र में, इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऊपर होगा तभी ये फिगर पॉसिबल है। इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इधर होगा, आफ्टर टाइम dt तो उसको नीचे आना ही पड़ेगा, लेकिन इस मोमेंट पे ही पूछा गया है ना, तो एम्पलीट्यूड पर बैठा पार्टिकल तो हमेशा ही रेस्ट होगा। इसीलिए मैंने पॉइंट आउट किया स्पेशली उस चीज को। दिमाग में फितूर ना लाना कि ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, आएगा नो डाउट, नहीं आएगा, आना इसको यहीं पे है, लेकिन अभी कहां है? एम्पलीट्यूड पर, तो मोमेंटली रेस्ट पर होगा। और जब मोमेंटली रेस्ट पर होगा तो उसमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नहीं होने वाला भाई। क्या आप समझ में आया? हाँ, और कोई दिमाग में कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लीजिए बिना किसी संकोच के। आया भाई? पक्का? ये एक इंपॉर्टेंट मेथड था, बिंदी मेथड, और आई होप अगर कोई सवाल आता है तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। आपको ये देगा क्वेश्चन में कि वेव राइट, कि वेव, आपको एक क्वेश्चन में देगा कि वेव राइट आ रही है कि लेफ्ट आ रही है। ठीक, अगर राइट आ रही हो तो dt टाइम के बाद बिल्कुल इसी के पैरेलल ले आना एक फिगर, ऑटोमेटिक समझ में आ जाए कौन कहां जा रहा है, खत्म कहानी। क्लियर है? अब कैसे? अब ध्यान से सुनना, आपको एनर्जी वाला पूरा क्राइटेरिया दोबारा से बताने का, ठीक है? क्योंकि आज तो उसके कैलकुलेशन भी है ना, तो बोलना बनता है। ये हटा दें। हेडिंग क्या थी भाई? एनर्जी ऑफ एनर्जी वेव मोशन। वेव की जगह एक चीज और लिख लेना, नहीं एक छोड़ा, एक्चुअली लिखा मैंने एनर्जी है, समझना। पहले मैं सोच रहा था, फिर मैंने कहा छोड़ो जाने दो। लिखा एनर्जी है, आएंगे पूरा पावर तक। जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी निकाली, आपको याद है मैंने हाइड्रोडायनामिक्स में जब आपको
बर्नौली थ्योरम पढ़ाई थी तो हम पावर तक आपको ले गया था, dk/dt पूरा समझाया था, याद है? ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, ठीक है? ऐसे ही यहाँ भी करेंगे हम लोग। अगर काइनेटिक एनर्जी निकाला तो रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसको दूसरे शब्दों में आप क्या कहोगे, पावर, या रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा dk/dt, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा du/dt। और आपको बताओ दोनों बराबर होते हैं जब रस्सी में वेव चलती है। अब दिखाता हूं, माना मेरे पास एक वेव है, ठीक, सही है, और आपको बताऊं जो kx माइनस ओमेगा टी है, मैं क्यों बताऊं, इसका जरा कोई वेव बना के दिखाएगा ओरिजिन से, मैं क्यों बनाऊं, तुम बनाओगे, सोच लो, सोच लो, क्या हुआ, ऊपर से बनेगी नीचे से बनेगी, ऊपर से बनेगी, ये ऊपर से आएगी, ऊपर से। अबे जब मैं गर्दन ऐसे थोड़ी टेढ़ी कर लेता हूँ तो ये बजने लगता है, सीधी कर लेता हूँ तो अक्सर बंद हो जाता है। हाँ, मोशन सेंसर नहीं लगा, मुंडी सेंसर लगा है। ये है, ठीक है, ये हो गया। और अभी मैं आपको बताऊं, अगर t इज इक्वल टू टी नॉट, ध्यान से समझना, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, याद है हम लोगों ने एक चलते हुए वेव की फोटो खींची थी जब मैं आपको फेज पढ़ा रहा था, पिछली क्लास की बात है। यहाँ भी एक काम करते हैं, इसको टी नॉट मान लो, मैंने कह दिया टी नॉट का मतलब टाइम को फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है, टाइम को फिक्स कर दिया। ये फिक्स कैसे करते हो, समय को तुम रोक नहीं सकते, तो क्या हुआ, ऐसे रस्सी में वेव चल रही थी, ऐसे रस्सी में वेव चल रही थी, ठीक है, रस्सी में वेव चल रही थी, एक बंदा सामने आ गया कैमरा लेके, t इज इक्वल टू टी नॉट, उसने टक फोटो खींच दी, ठीक, वो फोटो होती है जिसमें हम बोलते हैं टाइम फिक्स हो गया, राइट। उस फोटो में आपको एक बात मैंने समझाई थी, पहले सुनो, एट t इज इक्वल टू टी नॉट, जरा देखिएगा, y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी नॉट लिखोगे, y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी नॉट लिखोगे, बोलो। अभी ये तो फिक्स हो गया ना, इसमें कोई डाउट नहीं, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, x वेरिएबल है, मतलब किसी फिक्स टाइम पे, फिक्स टाइम पे मतलब ऑन द पिक्चर ऑफ वेव, वेव के पिक पर, पिक समझते हो ना, हाँ, इस वेव की इधर से पोज बनाता हूँ, अब सही आएगा देखना, इस वेव की पिक पर, पिक्चर पे, ठीक है, मैं अगर अलग अलग x को मार्क आउट करूं तो हर x का जो डिस्प्लेसमेंट है y वो अलग अलग मिल रहा है, देख रहे हो, मिल रहा है ना। अगर मैं यहां पे निकालता हूं dy/dx, बहुत ध्यान से समझना जो काम करने जा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे निकालता हूं dy/dx, तो dy/dx, अच्छा ये क्या है, शेप ऑफ द वेव है, y वर्सेस x है ना, फिक्स टाइम पे, तो बेसिकली दिस इज द शेप ऑफ द वेव। इसका जो मैं स्लोप निकालूंगा, वो स्लोप मुझको शेप का वेरिएशन ही तो बता रहा होगा। क्या ये बात हजम होती है? पक्का? सोच लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर भी मैंने कहा ये शेप ऑफ द वेव दिखा रहा है, और शेप ऑफ द वेव में अगर मैं dy/dx कर दूं तो इसी का टेंजेंट निकल के आएगा अलग अलग पॉइंट पे, और वो टेंजेंट हमको शेप का वेरिएशन समझा रहा होगा। किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो मैं जब बनाऊंगा, काम करूंगा, आपको सब समझ में आएगा, देखते जाओ। तो पहला कार्य ये करते हैं हम लोग, dy/dx निकालते हैं।
आकृति डिफरेंशिएशन बताना कितना आएगा। डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, फंक्शन के अंदर जब घुसा होता है दूसरा फंक्शन, पहले अंदर वाले को निपटा दो, बाद में उसको एज इट इज लिख दो। याद है? कर बताओ। अब तुमसे नहीं पूछा करूंगा ना, लेकिन कर लिए। अरे ये डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? हाँ देखो, वक्त से उसने बता दिया है। सबसे पहले अंदर वाले को डिफरेंशिएशन करो, ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा। अब kx है तो क्या बचेगा? केवल k, तो a के साथ में क्या आ जाएगा? ak cos, बाकी अंदर एज इट इज डाल देना। अरे यही तो सिखाया था, पहले अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर लो, फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और इसको एक कोई x बेस मानते हो, एज इट इज। ये बोला था। अच्छा ये आ गया ak cos ax minus omega t। एक बार बताओ, ये dy by, मैंने अभी क्या बोला, ये जो dy by dx है भाई, ये dy by dx आपको वेरिएशन इन शेप, ये तो बता रहा हूं, है ना। पहले इतना लिखो जरा, साथ साथ करो काम में, नहीं क्या होगा ना, फिर अभी जगह भर जाएगी, मुझे इरेज करना पड़ेगा। लिखो जरा, लिख लिया तुम? राहुल लिख ले भाई। अरे हुआ? लिख गया? अच्छा, यहां सबसे पहले लिखो, here dy by dx is the slope of, here dy by dx is the slope of, here dy by dx is the slope of y versus x graph. Here dy by dx is the slope of y versus x graph and will tell about लिखा, and will tell about the variation in the shape, will tell about the variation in the shape of string। स्ट्रिंग बोले तो रस्सी, ठीक है, लिख दिया। छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं भाई, बताना। जहां पे dy by dx 0 होगा, क्या वहां शेप में वेरिएशन आएगा? अच्छा, dy by dx क्या बता रहा, मोटी मोटी बात हमने लिखी, ये जो dy by dx है वो रस्सी के शेप का वेरिएशन बता रहा है ना भाई। रस्सी के, चल जा भाई, रस्सी के शेप का वेरिएशन बता रहा है। तो जहां पे dy by dx 0 होगा, क्या वहां पे शेप का वेरिएशन होगा? होगा? अरे क्यों होगा? नहीं, ऐसे ही से क्या करते? हाँ, जहां dy by dx 0 होगा वहां शेप का वेरिएशन नहीं होगा। नहीं के लिए बेटा ऐसे ही गर्दन हिलाई जाती, ऐसे ऐसे तो हाँ होता है वो, ठीक है। हाँ भाई, तो dy by dx जहां 0 होगा, क्या वहां शेप का वेरिएशन होगा? नहीं होने वाला। फिर से सुनो, जहां dy by dx मैक्सिमम होगा, क्या वहां कह सकते हो शेप मैक्सिमम डिसऑर्डर्ड हो जाएगा। डिसऑर्डर्ड होगा तो समझ गए। फिर से रिपीट करता हूं, जहां dy शब्दों में परिवर्तन सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, जहां dy by dx मैक्सिमम होगा वहां शेप में वेरिएशन मैक्सिमम होगा।
जब ये जीरो था शेप का वेरिएशन जीरो था, जब ये मैक्सिमम होगा तो शेप का वेरिएशन मैक्सिमम होगा। ठीक है, पहले जीरो वाले पॉइंट देखना भाई। अगर मैं वेव को ना चलाता, ध्यान से सुनना, ये तो रस्सी में वेव चल रही थी तब रस्सी ऐसे दिख रही थी, मान लो वेव ना चल रही होती तो क्या रस्सी ऐसे बनी होती स्ट्रेट लाइन बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह पड़ी होती ना। When dy by dx equal to 0 तो क्या आप इस टेंजेंट पे ऐसे वर्क कर रहे होते? बोल भाई। अगर ये dx है तो ये भी dx होगा। ये ग्रीन आ रहा है? गुड। तो यहां के लिए क्या लिखोगे भाई तुम? dy by dx, इधर एरो बना के डाल लो। dy by dx क्या है? 0, क्योंकि शेप का कोई वेरिएशन ही नहीं। आप समझे ना बात? ठीक, पक्का ना? क्लियर है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लोप कितना हो गया? 0। तो जैसा dx है वैसा dx है। यानी एक बात कह सकते हो, जो एम्पलीट्यूड वाले पार्टिकल्स होते हैं, या अगर रस्सी की dx लेंथ ले ली, अरे चलो छोड़ो पूरा बोलूंगा बात, ये समझ में आ गया? क्लियर है? तो आप ऐसे कह सकते हो कि रस्सी का वो एलिमेंट जिसकी लेंथ dx थी, जब वो अपने एम्पलीट्यूड पर होगा, भाई ये पूरा dx ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, बोलो रस्सी, पूरी रस्सी ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, सारे पार्टिकल रस्सी के। तो मैंने एक dx मार्क आउट कर लिया, ये dx भी तो ऐसे ही चल रहा होगा ना, ऐसे चल रहा है। तो जब ये अपने एम्पलीट्यूड पर है तो इस dx की लेंथ में क्या कोई वेरिएशन आ रहा है? बोलो भाई नहीं। जो dx यहां भाई dx है, चाहो तो ऐसे बना लो, चाहो तो ये लिख दो भाई स्लोप भी 0 है, और स्लोप क्या बताता था? वेरिएशन इन शेप। सही ना? अगला क्या आपको ये समझ में आता है कि मैं अब जो जोन कवर कर रहा हूं, यहां पे स्लोप मैक्सिमम है, राइट? पता है ना? हाँ, तब ठीक। यहां पे स्लोप मैक्सिमम है। तो ऐसा है, कृपया ध्यान दें, dx की लेंथ तो मैंने यहां भी देखी थी लाल वाले में, dx की लेंथ मैंने यहां भी देखी थी लाल वाले में, लेकिन भाई साहब जब अब देखो ये वाली dx की लेंथ भी ऐसे एम्पलीट्यूड कर रही होगी, एम्पलीट्यूड कर रहा है, ये dx की लेंथ भी, ये dx की लेंथ भी इस तरह से ऑसिलेट कर रही होगी। तो जब क्या इसको मीन लोकेशन कह सकते हो भाई? अगर ये एम्पलीट्यूड है तो ये बीच वाली लोकेशन क्या होगी? मीन। तो जब वो मीन लोकेशन से पास आउट करेगी तो स्लोप मैक्सिमम है। स्लोप मैक्सिमम मतलब इसका शेप में जो वेरिएशन है वो मैक्सिमम है। पक्की बात? क्या ऑल टोटल इस dx के करस्पॉन्डिंग अब आपको ये वाली लेंथ मिल रही होगी? क्या कहते हो? ऑल टोटल सब मिला जुला के ये जो dx था इसके करस्पॉन्डिंग पोज बना था, इधर है, अब बजेगा। हाँ भाई, ये जो dx था इसके करस्पॉन्डिंग तुमको ये वाली लेंथ मिल रही। अब बताओ ये नीली वाली लेंथ बड़ी कि लाल वाली? अरे क्या लगता है? बराबर है। नंबर बताए जिसमें मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है? देखो कुछ हो रहा है क्या? भैया ठीक है, ठीक है, अभी चलेगा। धन्यवाद। हाँ भाई, ये dx से करस्पॉन्डिंग क्या हुआ? ये नीली वाली लेंथ मिल रही है। बताओ नीली वाली बड़ी है लाल वाली बड़ी है? ऋषु क्या हुआ? तुमको दिख रहा है नीली वाली बड़ी है? पक्का? बराबर होगी ना, क्योंकि वो भी भाई क्यों बराबर होगी भाई? नहीं, अब तुम सुनो, तुम्हें सुनना पड़ेगा।
ऐसे कैसे तुमने कह दिया? हाँ, कैसे कर दिया तुमने? आई ये dx होगा, बोल भाई पक्का? अच्छा, ये dx को डॉटेड 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 ऐसे बना दो, ठीक है? क्लियर है? अब इसके करस्पॉन्डिंग तुमको ये मिल रहा था, एक जूम ऐसा। अब बताओ, नीला बड़ा लाल, यहाँ उल्टा है। समझ गए भाई? नीला बड़ा लाल, इधर लाल बड़ा है, लेकिन उधर क्या है? नीला। लेकिन शेप पे ध्यान दो बस। समझ गए बात? तो रिजल्ट क्या निकला कि अगर हम, ध्यान से सुनना क्या बोलने जा रहा हूं, अगर हम इस रस्सी में जिसमें वेव चल रही है किसी dx लेंथ को मार्क आउट कर ले, तो वो dx वाला जो एक एलिमेंट होगा वाइब्रेशन के दौरान जब एम्पलीट्यूड पर होगा तो उसमें किसी भी तरह का कोई लेंथ वेरिएशन नहीं होगा। जब वही एलिमेंट अपने मीन लोकेशन से पास आउट करेगा तो उसमें मैक्सिमम लेंथ वेरिएशन होगा, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग आएगी, खिंचाव जिसको कहते हैं। पक्का ना? देखिए, मैंने आपको अभी कल ही समझाया था कि जब वेव किसी रस्सी में चलती है तो रस्सी खींच के बड़ी हो जाती है। नहीं समझे? कैसे? जब वेव नहीं चल रही थी तो रस्सी क्या थी ये, जब वेव चल रही है तो ये रस्सी है ना, बताओ ये वाली लेंथ बढ़ी कि ये वाली बढ़ी? ये वाली बढ़ी, तो रस्सी बढ़ जाती है। समझ गए बात? फिर से एक बात सुनो, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, पहले बताया मैंने आपको। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। दोनों का समेशन क्या आता है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। आओ जरा चर्चा करते हैं, चर्चा। जब ये पहली चीज तो मैंने dx का एलिमेंट मार्क आउट किया, इसका मास dm बोल सकते हो, dm डिफरेंशियल मास। नहीं समझी? डिफरेंशियल लेंथ मतलब एक चुन्नू सा लेंथ लिया है तो एक वैसे चुन्नू सा मास होएगा, वही dm। ठीक? हाँ, तो जब इसका करस्पॉन्डिंग जो मास है हमारा dm, सुनते जाना भाई, जब ये dx ऊपर आया तो यहाँ पे रेस्ट पे एम्पलीट्यूड, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो क्या कहते हो? वाह बेटे, तो ऐसे सोचो। अच्छा एक बात बताओ, एक रबर बैंड है, रबर बैंड समझते हो? रबर बैंड है, ऐसे ही तुमने रख दिया उसको या ऐसे हाथ में पकड़े हो बिना खींचे, उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी रबर बैंड में? बिना खींचे। चलो और आसान करता हूं, एक स्प्रिंग है, बिना खींचे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अरे यार, स्प्रिंग एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर ना। खींची नहीं है भाई, ठीक है, बिना खींचे कितनी होगी एनर्जी? 0। अब रबर बैंड पे बिना खींचे ऐसे पकड़ो हाथ में, है ना? अब ये ना सोचना सब दोनों हाथों का पकड़, एक हाथ में भी तो ले सकते थे ना। अरे रबर बैंड है, ठीक, बिना खींचे पड़ी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। क्यों? खींची नहीं है। यही तो मतलब है, खींची नहीं है। खींची नहीं मतलब उसमें स्ट्रेन नहीं है, खींची नहीं है मतलब उसमें स्ट्रेन नहीं। स्ट्रेन समझते हो? चेंज इन साइज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल साइज। चेंज इन साइज तो है नहीं, स्ट्रेन नहीं है, खींची नहीं है। अच्छा, दूसरे शब्दों में बात करने जा रहा हूं, खींची नहीं है मतलब उसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशनल चेंज नहीं आया। कॉन्फ़िगरेशनल चेंज का मतलब समझते हो ना? चेंज इन शेप नहीं आया। पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में कब आती है? जब उसमें कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होता है। जैसे तुम बैठे हो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के मोड़ दूं, ठीक, दर्द होगा ना? होगा कि नहीं होगा? स्टेबिलिटी घटेगी तुम्हारी, घटेगी ना? तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तुम्हारी। क्यों? कॉन्फ़िगरेशन उठा के चेंज कर दिया है। समझ गए? हाँ, क्लियर है बात? और नॉर्मल बैठे हो एकदम स्टेबल हो, लोएस्ट एनर्जी में हो, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट 0। आप समझ में आएगा? तो ये फिर से पूछ रहा हूं, जब ये dx एम्पलीट्यूड पर होगा, एम्पलीट्यूड लोकेशन में इसमें लेंथ वाइज कितना चेंज आपने देखा था? 0। अब बताओ, क्या केवल इस dx की बात कर रहा हूं मैं, पूरी रस्सी की बात
नहीं कर रहा, मैं केवल बात कर रहा हूं इस dx की। बताओ अब इस dx में क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी? केवल इतने नन्हे से एलिमेंट में, केवल इतने नन्हे से एलिमेंट की बात कर रहा हूं भाई। क्या इससे पोटेंशियल एनर्जी का स्टोरेज होगा? नहीं, है ना? क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? नहीं, है ना? तो जब ये एम्पलीट्यूड पर होगा, याद रखना इस पर्टिकुलर एलिमेंट की बात मैं कर रहा हूं, ना ही काइनेटिक होगी ना ही पोटेंशियल होगी। फिर से सुनो, जब ये अपनी मेन लोकेशन से आएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन के दौरान जब वो मेन लोकेशन से क्रॉस करता है, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, जीरो होती है? मैक्सिमम होती है ना भाई, मीन पोजीशन पे ए ओमेगा पढ़ाया था, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अच्छा, तो जब ये dx यहां से निकलेगा, मेन लोकेशन से निकलेगा, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी? पक्की बात। मैक्सिमम खिंचाव भी था मेन लोकेशन पे, अभी देखा, क्या पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी? ठीक, अब क्या ये कह सकते हो कि एम्पलीट्यूड पर काइनेटिक भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, मेन लोकेशन पे काइनेटिक भी मैक्सिमम, पोटेंशियल भी मैक्सिमम। ठीक है, यानी एक dx का एलिमेंट जब एम्पलीट्यूड से मेन लोकेशन की तरफ जाएगा तो अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा, सुनते जाना। फिर मेन लोकेशन से जैसे जैसे एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा है, फिर अपनी एनर्जी को घटा रहा है, फिर वापस आ रहा है मेन लोकेशन की तरफ, फिर अपनी एनर्जी को बढ़ा रहा है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम मिली काइनेटिक पोटेंशियल, फिर यहाँ जीरो हो गई। आपको लगता है कि एक सिंगल पार्टिकल है, वैसे हम लोग ओवरऑल वेव के बारे में बोलते हैं भाई एनर्जी कंजर्व होती है, लेकिन अगर एक dx के एलिमेंट को मार्क आउट कर लो तो क्या एनर्जी का कंजर्वेशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कंजर्वेशन मतलब टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। क्या टोटल कांस्टेंट है? नहीं, यहाँ टोटल जीरो है, यहाँ टोटल मैक्सिमम। समझ में आई बात? क्लियर है? देखिए वेव, कंप्लीट वेव में क्यों कहते हैं? क्योंकि जब एक पार्टिकल एलिमेंट पे होगा तो दूसरा कोई ना कोई मीन से निकल ही रहा होगा, तो अगर इसकी जीरो तो इसकी मैक्सिमम, और जब ये मीन पे, जब ये वाला एम्पलीट्यूड पे होगा तो ये मीन पे आ गया होगा। अरे यार देखो, ऐसे 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 ये चल रहा होगा ना, पूरी रस्सी के पार्टिकल ऐसे ही चल रहे होंगे। तो देखो ये इधर था, ये इधर था, ये ऐसे आया, जब इसकी एनर्जी मैक्सिमम तो इसकी जीरो, देख रहे हो? टुर ऐसे आया, फिर टुर, फिर टुर, फिर ऐसे गया टुर, समझ गए? तो जब ये मैक्सिमम एनर्जी को फॉलो करेगा तो ये जीरो पे आ जाएगा, और जब ये मैक्सिमम को फॉलो करेगा तो ये जीरो पे आ जाएगा। तो ओवरऑल एनर्जी कंजर्व है, ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट है टोटल में, बट किसी एलिमेंट के लिए आप एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं बोल सकते। क्या ये बात समझ में आई? पक्के से? इसका मतलब अगर मैं इसको एक dx वाले एलिमेंट की बात करूं और मैं अगर एनर्जी की बात करता हूं तो मैं इसकी एनर्जी लिखूंगा dE, मान लो dx का एलिमेंट है, छोटा एलिमेंट है, तो मैं एनर्जी को भी छोटा ही लिखूंगा dE। तो क्या मैं उस dE को dk प्लस du लिख सकता हूं? dk मतलब डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी, du मतलब डिफरेंशियल पोटेंशियल है, लिख सकता हूं? लिखा जाए? समय भी ज्यादा तो नहीं, 5 मिनट, चलो। ये हटा दूं? वही टोटल एनर्जी अपन लोग लिखेंगे D इज इक्वल टू dk प्लस du, ठीक है? पक्का? अच्छा बताओ SHM से किस मामले में अलग हो गया? हम ये कहते हैं कि एक पार्टिकल, ये जो पार्टिकल से ये SHM कर रहे होंगे, बट अगर एक डिफरेंशियल पार्टिकल की बात करें वो SHM कर रहे हैं, नो डाउट, बट अगर हम dx के एलिमेंट की बात करते हैं
एसएचएम एक तरह से देखा जाए वो भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी वाइज कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। ठीक ठीक है, मोटी मोटी भाषा आपको बताऊं, समय बचाना होता ना, मैं सीधे फॉर्मूला लिखता, आप भी कहते यस सर, नोट कर लेते, तो अपनी जगह मैं अपनी जगह। सवाल ये पूछता कोई ना, बेटा समझे क्या, क्वेश्चन मार्क आ जाता वहां पे। अभी किसी को भी समझा सकते हो, और अगर कभी फंस जाओगे ना किसी सवाल में, यही सारी चीजें काम आएगी तुम्हारी, समझे। पहले निकालेंगे हम लोग डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी, उसके पहले एक काम और करेंगे। ये भी इक्वेशन ये वाली ली थी ना पहले, काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी चाहिए ना भाई, अरे चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या करोगे, वी बाय क्या लिखोगे बताइयो, जानवी तुम बताओ क्या है, गुड पक्का, सोच लो क्या कुछ मिसिंग है, है दिस इज dy by dt है ना। पहले तो k नहीं आएगा बाहर, भाई स्पीड क्या होती है, टाइम से डिफरेंशिएशन होता है ना कि x से, ये तो शेप ऑफ द वेव दिखा रहा है। हाँ एक तो k की जगह क्या बाहर आएगा ओमेगा, और दूसरा जब टाइम से डेरिवेटिव लोगे तो माइनस ओमेगा आएगा, है ना। अभी ठीक सही, तो ये आ गया वेलोसिटी। अब अपन लोग लिखेंगे dm की वैल्यू, अब अपन लोग लिखेंगे dm की फोर्स। अब सही, मुंडी टेढ़े खड़े भी हो गए, अब हम लोग लिखेंगे dm की वैल्यू। ठीक, अब ऐसे तो लिख नहीं पाऊं, उधर ही आना पड़ेगा। मैं लिखता हूं टेक अ डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ मास dm, टेक अ differential element of mass dm, where dm is equal to pi साहब mu into dx। बोलो mu क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, नहीं समझे, मास पर यूनिट लेंथ, जैसे m by l दिखाया था याद आया ना, वैसे ये mu है, रस्सी के लिए लिया जाता है। म्यू क्या है भाई, म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, तो लीनियर मास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय दिस डिफरेंशियल लेंथ, तो dm क्या आ जाएगा म्यू dx। अभी अपन लोग लिखेंगे dk, ठीक है, ऋषु क्या हो गया, कहां ध्यान है तुम्हारा, ऋषु ध्यान कहां है बेटा, फोकस बना रहे ना बाबू। हाँ भाई क्या लिखा, dk, क्या लिखोगे, हाफ dm into v by स्क्वायर। भाई काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला है, माइनस v ओमेगा cos ओमेगा t, क्या ये लिखोगे, माइनस ओमेगा कॉस kx माइनस ओमेगा टी। बोलो क्लियर है, स्क्वायर कर दिया जाए, हो गया। पहले देख लो, यहां तक कोई डाउट हो मेरे को बता दो, मैं आपके सारे शक दूर कर दूंगा जिंदगी के। बोलो ठीक।
काइनेटिक एनर्जी एक डिफरेंशियल सेगमेंट पे कितनी होती है वो तुम्हारे सामने पड़ा है। अभी देखो मैं काम क्या कर रहा हूं, इसको टाइम से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, पावर की तरफ धीरे धीरे ले जा रहा हूं, डी के बाई डी टी कर रहा हूं। मतलब रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पावर का नाम नहीं दे रहा, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू डी के बाय डी टी। मैंने इधर किया डी के बाय डी टी इज इक्वल टू हाफ म्यू डी एक्स बाय डी टी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos kx माइनस ओमेगा टी। dx बाई dt क्या लिख सकते हो v, क्यों? क्योंकि जो वेव है वो राइट साइड ही जा रही है। इधर देखो मैंने v लिख दिया, ये जो वेव है वो किधर जा रही है, राइट साइड जा रही है। तो dx बाई dt को v लिख सकते हो ना। तो ये बना डी के बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा टी क्लियर है? तो दिस इज द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए आपको अगर, हालांकि मैं पूरा सिखा सकता हूं, इतनी लेंथ में आपको कैलकुलेशन करके और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी जब निकालोगे ना भाई जी यही है। कहो तो बता दूं, और बताने के लिए अगला टच चाहिए, ठीक? क्योंकि इसमें समझाना कैसे पड़ेगा ये सुन लो। उसमें लगेगी मैथ और मैथ में लगेगा बायनोमियल फर्स्ट टर्म, तो याद है ना, पावर इन रहता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। देख भाई देख, यूरा हाइपोटेनियस, छोटा सा यूरा हाइपोटेनियस, यूरा परपेंडिकुलर, यूरा बेस, समझे भाई? बड़ा करके बना लेते हैं ऐसे। अब बनाऊंगा, इतना बड़ा तो एरो बन गया, नीचे बना लेते हैं भाई। अब हटाओ, ये लो, यूरा डीएल, यूरा डीवाई, यूरा डीएक्स, ठीक है? पाइथागोरस लगाओ, अंडर रूट ऑफ dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर इज इक्वल टू dl स्क्वायर। यहां से हमारा अगला कैलकुलेशन शुरू होगा। लेंथ एक्सटेंशन कितना लिखोगे? dx dl माइनस dx, ठीक? हल्का सा आइडिया लेता हूं, तुम खुद ही मना कर दो, अरे सर नहीं कर दो, हाँ भाई बेटा खुद ही मना कर दोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। dw निकालोगा बाउंडेड बाय टेंशन, बताइए वही तो पोटेंशियल एनर्जी जाके स्टोर होगा, पक्की बात? तो du is equal to t times dl minus dx। हेलो बात, this is under root dy square plus dx square minus dx। क्या समझ में आया? अभी dx बेटा बाहर कॉमन ले लो, जहां समझ में आना बंद हो जाए बता देना। t टाइम्स dx है
आवाज नहीं आई। t times dx in the bracket under root of 1 plus gy by dx whole square minus 1। ये आया समझ में? आया? आ गया? अगला नहीं आएगा। नहीं है आ रहा अभी नीचे नीचे कितना स्पेस है भाई? जहाँ तक हाथ में सब यहां तक है ना, एक स्टेप लिख सकते हैं। This is t times gx 1 plus 1 by 2 gy by dx whole square minus 1। Binomial first expansion. Binomial expansion first term 1 से 1 काट किया। ये तक क्लियर है? पक्का? ये आईडीयू। अबे पूरा डेरिवेशन करवा के मानोगे क्या? गंदे लड़के भाई मेरे dy by dx आ रहा है, y पड़ा है, dy by dx करना पड़ेगा, बिना करे कहां से आएगा? तो dy by dx करना पड़ेगा, यहां रखना पड़ेगा। t है, t को कैसे कनेक्ट करोगे? v और mu के साथ। याद करो v is equal to under root of t by mu, तो t v square multiplied by mu। क्या है समझ में? देखो भाई v स्क्वायर, अभी v स्क्वायर में ये भी एडजस्ट होगा, टेंशन लेने का नहीं। ठंडा पानी पीने का, खाना खाने का, रोज रात को सोने का। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी क्या करोगे? dy by dx लगाओ। अरे छोड़ दो यार। हाँ भाई, तुम लोग सारे जल्ला दो, नहीं करो। हम समझ रहे हैं। अरे क्यों समझ रहे हो? हाँ भाई, हाँ, क्योंकि समझाने की बात सही है। अब देखो t को क्या लिख सकते हो? v स्क्वायर इंटू म्यू कर सकते हो ना? तो मैंने t को लिखा, v स्क्वायर भी हो गया, इधर आया dx। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया। अब सुनो, मैंने t को लिखा v स्क्वायर इंटू म्यू, ये तो समझ गए? अरे प्रभु ये वाला t नहीं, v इज इक्वल टू अंडर रूट, v इज इक्वल टू अंडर रूट t बाय म्यू होता है। t को क्या लिखोगे? v स्क्वायर म्यू। ये क्लियर है? बचा क्या? dx बचा ना, ये आ गया dx। हाँ, dy by dx आएगा ka cos, आएगा ना, ka cos kx माइनस ओमेगा t। अरे आया नहीं आया? तो भैया जी ka cos kx माइनस ओमेगा t, और इसका बताओ होल स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा? स्क्वायर लगा है dy by dx में। बोलो, अरे समझे कि नहीं? बोलो भाई, समझ गए? हाँ, एक 1/2 भी होगा, एक 1/2 भी होगा। अभी फिलहाल ऐसे लिख देते हैं। अभी देखो क्या है, du by dt। v आएगा, v बोलो, v आएगा, तो v स्क्वायर म्यू बाय 2 v, dx by dt की जगह v लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक, देखना ध्यान से, k स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t। बोलो भाई, अब आप कहोगे सर ये v स्क्वायर है, v क्यों नहीं कर देते, है ना? नहीं करेक्ट, जाओ। अबे इसको लिख दे भाई ओमेगा अपॉन k, याद है फॉर्मूला? नहीं याद? v इज इक्वल टू ओमेगा बाई k, नहीं याद?
करके दिखा दूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ याद है कि नहीं? नहीं, गुड। इसको ये रोकता हूँ, पहले बताओ ये वाला लिख क्या पूरा? भाई रटने बटने की जरूरत नहीं है कुछ भी, हर चीज का जवाब है, टेंशन ना लो। भाई साहब लैम्डा क्या होता था, या वेव वेलोसिटी कैसे डिफाइन करी थी? लैम्डा अपॉन टी। बोलो भाई, देखो देखो मान लो, कोई मान लो, वेव वेलोसिटी को कैसे बोला था? लैम्डा बाय टी। अब सुनते जाना, के होता है वेव नंबर, ठीक है, के की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा, राइट? टी होता है 2 पाई बाय ओमेगा, जरा वैल्यू रख देना। अभी लैम्डा को क्या रखोगे? अभी सुनो, इसको उल्टा कर दें, k is equal to 2 पाई बाय लैम्डा होता है, तो लैम्डा is equal to 2 पाई बाय k कर दूं, ठीक? वैल्यू रखो भाई, तो v आया 2 पाई अपॉन k, ये क्या आ गया? 2 पाई बाय ओमेगा। तो देखो v वेव वेलोसिटी होती है, तो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, यही तो बोला था, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। अब ना बोलना, ठीक है? तो पहली अगर तुम लोग को कंबाइंड बुलाना तो गुप्तास बुला सकते हैं ना, जैसे घर भर के आगे लिखा होता है, ऐसे तुमको बुला सकते हो गुप्तास। हाँ भाई, क्लियर है? बोलो, ठीक। तो v स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर रहा हूं ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर से, इस v को कुछ नहीं करूंगा, सही है? इसको लिख रहा हूं ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, हाफ ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर म्यू v, और क्या है ये के स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। बोलो चमका, फाइनलाइज करिए। ये नीचे आ रहा है ना कैमरे में अपने? ना लिखिए, उंगली आ रही, ध्यान रखिए उंगली पे। उंगली से कोई एक गाना बताओ। हमें पता है तुम इतने कलाकार हो, केवल गाना सोच रहे हो, पता है? हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर, हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्या ये डी के बाई डी के बराबर आ गया? देखो तो एक्सप्रेशन, या तो होगा नहीं, लिखा तो है, देख तो सकते हो कम से कम। आया? आ गया ना? क्या लिख सकते हो? This implies du by dt is equal to dk by dt। अभी आज की कहानी यहाँ पे रोक रहा हूं, but this is not full stop, this is pause। अंतर होता है ना दोनों में? हाँ, पाउस कहते हैं। स्पेलिंग पढ़ो, PAUSE, सारे वर्ड बोलो ना कायदे से, पाउस, ठीक? हाँ, अगली क्लास इसके आगे से शुरू करूंगा, यानी कल। भैया जी जितने आए हो मिस मत करना, क्योंकि पावर इंटेंसिटी सब निकालेंगे वेव में, डायरेक्ट फॉर्मूला में सवाल आ जाते हैं आपके सामने, ठीक? तो ये हमारा एनर्जी वाले लेक्चर का पार्ट 1 है, ऐसे मान लीजिए। पार्ट 2 इसका कल प्रातःकालीन 8:30 बजे शुरू कर दूंगा, है? जरा पॉज करो।